हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार मलिक विद्या विजन से। और मैं विद्या विजन में सीनियर फिजिक्स फैकल्टी हूँ। और पिछले 25 साल से करीब आईआईटी जेई और नीट के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे सिर्फ इसका एक सब पार्ट, चार्जेस। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम कि ये चैप्टर किसके बारे में है और हमारी किस तरह से कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करता है। सेकंड, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, जो आज की क्लास का टॉपिक है। और ऐसे ही इस चैप्टर में और भी सक्सेसिव टॉपिक्स हैं, जैसे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने देखा है जनरली जब ड्राई डे होता है और आप किसी डार्क रूम में हो, आप कोई सिंथेटिक क्लॉथ पहनते या उतारते हो तो आप पाएंगे कि आपको कुछ स्पार्क्स नजर आएंगे। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। दूसरी, लाइटनिंग। रेनी डेज में हम देखते हैं कि एक लाइटनिंग हमको दिखती है थंडरस्टॉर्म के साथ। तीसरा, हमारा जो एक्सपीरियंस है कि अगर हम किसी प्लास्टिक चेयर पर काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, उसके बाद हम किसी पर्सन को छूते हैं जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, या किसी मेटलिक पार्ट को हम टच करते हैं तो हमको एक इलेक्ट्रिक सेंसेशन टाइप होता है। तो ये सब जो हमारे डेली डे के ऑब्जर्वेशंस हैं, इससे हमको इस चैप्टर ये क्यों होते हैं इसको समझने में ये चैप्टर हमारी मदद करेगा। और एक बहुत सिंपल सा जो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम क्या करें, एक प्लास्टिक का स्केल लें जो हम जनरली सेंटीमीटर स्केल यूज करते हैं, उसको किसी वुलन क्लॉथ से रब करें और स्मॉल पेपर पीसेस के पास उसको लाएं। तो हम देखेंगे कि ये जो प्लास्टिक स्केल है ये इन पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब जरा हम इस फिनोमिना को कंसीडर करें। ये पेपर पीस था जिसको अर्थ mg फोर्स से अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही थी, और ये अब हमारी स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब स्केल ने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, और इस फोर्स ने पूरे अर्थ के, इतने बड़ी अर्थ ने जो फोर्स लगाया था उसको ओवरकम कर लिया। तो ये सजेस्ट करता है कि ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ग्रेविटेशन के अलावा भी एक फोर्स और है विच इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल पुल, एंड दिस फोर्स इज अबाउट 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब साइंटिस्टों को पता लग गया कि नेचर में ग्रेविटेशन के अलावा एक फोर्स और एग्जिस्ट करता है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल पुल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब हम जब भी कोई ऑब्जर्व करेंगे किसी फोर्स को, तो हम नेचुरली जानना चाहेंगे कि इस फोर्स का सोर्स क्या है, किस वजह से ये फोर्स आया है। तो इस फोर्स का जो सोर्स है इट इज चार्ज। तो हम चार्ज की स्टडी करेंगे। अब चार्ज की स्टडी अगर हम रेस्ट पे करते हैं तो उस ब्रांच को, हम फिजिक्स के उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजेस ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज। तो यहाँ पर एक कंडीशन हम ध्यान रखेंगे, हमारा जो चार्ज है इट इज स्टेशनरी, और इस स्टेशनरी चार्ज की वजह से जो फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल डेवलप होते हैं उसकी स्टडी हम फिजिक्स के जिस ब्रांच में करेंगे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और इसके अलावा एक और है जिसमें हम चार्ज जब मोशन में आ जाता है तब हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो उसकी वो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद। तो सबसे पहली बात, अभी हमने जो देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो सोर्स है इट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी हम फॉलोइंग कैटेगरी से करेंगे। First of all, we will go through the definition of electric charge. Then we will discuss the types of charges. After that,
we will learn the method to produce charge on any body, and after this we will go through the properties of charge, then units of charge, and after that we will uh, see how we can detect the charge. ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं. देखिए, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. जैसे हम मास को डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को भी डिफाइन नहीं कर सकते. लेकिन हम फिर भी कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू समझेंगे कि हम, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई प्लास्टिक, जैसे सपोज प्लास्टिक स्केल चार्ज है, तो इसको चार्ज बोलने का मेरा पर्पस क्या है. तो डेफिनेशन तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन इसको समझने का एक वे है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम समझ सकते हैं वो ये कि cause of it is cause of electrostatic force it is cause of electrostatic force between objects. तो जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा. तो ये तो हुई एक बात. दूसरा, मैं इसको एक और तरीके से समझ सकता हूँ. मैं जानता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स. एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं कोई रॉड ले लूँ, ग्लास रॉड ले लूँ या प्लास्टिक रॉड ले लूँ. अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाऊंगा तो मैं पाऊंगा कि इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. और जनरली ये होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इन न्यूक्लियस, और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. और अगर ऐसा है, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल बोलते हैं. लेकिन अगर मैं किसी तरह से इस नंबर को डिस्टर्ब कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं कि किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं ऐसा कर दूं कि किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तब मैं ऑब्जेक्ट को चार्ज बोलूंगा. और कन्वेंशनली अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा है तब हम ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो हम उसको नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं. तो दूसरा, मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बराबर नहीं है तब मैं बोलूंगा कि इट इज चार्ज. ओके, सो इफ there is imbalance between number of electrons and number of protons in an object, then object is called charged. ओके, तो ये तो हो गई डेफिनेशन. प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं जब मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है तो इसका मतलब उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है, इसमें इम्बैलेंस है. ओके, और या फिर मैं समझ सकता हूँ कि चार्ज इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो ये तो होगी हमारे पास, देखें, फर्स्ट डेफिनेशन होगी. अब हम बात करेंगे कि नेचर में कितने तरह के चार्जेस अवेलेबल है. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स की. तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. एक को हम कन्वेंशनली पॉजिटिव बोलते हैं और एक को हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं. अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके थ्रू हम जानेंगे कि तीसरी तरह का चार्ज अवेलेबल नहीं होता. इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ ग्लास रॉड एंड दिस ग्लास रॉड इज रब्ड अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ, और इसको मैं सिल्क क्लॉथ से रब करके एक इंसुलेटिंग थ्रेड की हेल्प से सस्पेंड कर देता हूँ. ओके, तो दिस इज अ ग्लास रॉड which is rubbed with or rubbed against silk cloth. ओके, और हमने उसको एक इंसुलेटिंग थ्रेड की हेल्प से सस्पेंड कर दिया.
हम क्या करेंगे, वी विल टेक अनदर ग्लास रॉड विच इज ऑल्सो रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, और अब हम इस ग्लास रॉड को सस्पेंडेड ग्लास रॉड के पास मिलाएंगे। तो ऐसा करने पर हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। ओके, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, तो इस एक्टिविटी से हमको एक बात पता लगी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब इसके बाद हम लेंगे प्लास्टिक रॉड, and this plastic rod is rubbed with woolen cloth. Okay, so this is a plastic rod, और इसको हमने रब किया है वुलन क्लॉथ से। अब यहाँ पर देखो, मैं जब रब कर रहा हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम ले रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी से भी तुम रब करके लाओगे तो ये चार्ज हो जाएगा, नहीं। तो कुछ पेयर्स हैं जो पर्टिकुलर एक दूसरे के अगेंस्ट रब करने पर चार्ज होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है उसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। और इस प्लास्टिक रॉड को हमने क्या किया, एक इंसुलेटिंग थ्रेड की हेल्प से इसको भी हमने एयर में सस्पेंड कर दिया। ठीक है, हम ऐसे ही एक और आइडेंटिकल प्लास्टिक रॉड लाए। So now we will take another identical plastic rod which is also rubbed with woolen cloth. और जब हम इनको पास पास में लाएंगे we will see there is repulsion between these two plastic rod, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो पिछले एक्सपेरिमेंट से, कि यहाँ पर भी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, और ऐसा ही किया। ठीक है, अब तीसरी एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम लोग जो ग्लास रॉड हमने लिया था विच इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, उस चार्ज ग्लास रॉड को लाएंगे, उसको उस सस्पेंडेड ग्लास रॉड के पास अब की बार प्लास्टिक रॉड ले जाएंगे विच इज रब विथ वुलन क्लॉथ। सो दिस इज प्लास्टिक रॉड विच इज रब विथ वुलन क्लॉथ। और अब हम क्या देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये लाइक चार्जेस तो नहीं है, तो इसका मतलब ये अनलाइक चार्जेस है। ओके, तो अभी तक हम ये जान पाए कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब तुम कोई सा भी चार्ज बॉडी लाओ, if it is repelled with glass with against glass, it will attract with plastic rod। तो अगर ये चार्ज बॉडी ग्लास से रिपेल हुई है, मतलब ग्लास जैसी है, तो फिर प्लास्टिक जैसी नहीं है, तो प्लास्टिक इसको अट्रैक्ट करेगा। और अगर ये ग्लास से अट्रैक्ट हुई है तो ये प्लास्टिक से रिपेल होगी, कोई और दूसरा बिहेवियर शो नहीं करेगी। अगर सपोज ऐसा होता कि वो ग्लास से भी अट्रैक्ट होती, प्लास्टिक से भी अट्रैक्ट होती, तो इसका मतलब वो कोई थर्ड तरह का चार्ज होता है। लेकिन या तो कोई भी चार्ज बॉडी अगर वो ग्लास रॉड से रिपेल होती है तो पक्की बात है वो प्लास्टिक रॉड से अट्रैक्ट होगी, और अगर वो ग्लास रॉड से अट्रैक्ट हुई तो 100% वो प्लास्टिक रॉड से रिपेल होगी। तो ये एक्टिविटी प्रूव करती है देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। और कन्वेंशनली शुरुआत में ये पता नहीं था कि बॉडी चार्ज क्यों हुई, तो अब इन दोनों को कुछ नाम देना था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ग्लास पर जिस तरह के चार्ज आके उसको पॉजिटिव बोल दिया, और प्लास्टिक पे जिस तरह से चार्ज आके उसको नेगेटिव बोल दिया। हालांकि यहाँ पर एक गलती हुई कि जनरली हम प्लस से समझते हैं जिसके पास ज़्यादा चीज़ें, और नेगेटिव से हम समझते हैं जिसके पास कम चीज़ें, जबकि यहाँ पर उल्टा है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इसके मतलब उसके पास डेफिशिएंसी है, और प्लास्टिक रॉड ने कुछ गेन किए और उसको हमने नेगेटिव से दिखाया। तो ये फिर अब यहाँ पर हालांकि कन्वेंशनली गलत हो गया, लेकिन ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, जैसे सपोज एक रेजिस्टेंस को मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, और बैटरी का एक जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हम कन्वेंशनली क्या बोलते हैं, चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन हमको पता है कि एक्चुअली में जो फ्लो होता है इट इज इलेक्ट्रॉन, और वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। और तो हम इसको बोलते हैं इट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, ये इसी वजह से गड़बड़ होगी यहाँ पर, क्योंकि हमने गलती से प्लस उसको दे दिया जिसके पास डेफिशिएंसी थी। तो अब तक हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली, हम कब बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज है और वो कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट हमको क्या सीखना है कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको कितने तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो हम बेसिकली चार्ज करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखें। तो किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के दो तरीके हैं। बेसिकली हमको सबसे पहले ये जानना होगा, जैसे अगर हम तरीकों की बात करें तो एक तो हमारे पास है कंडक्शन,
और दूसरा है हमारे पास इंडक्शन, और जो थर्ड मेथड है इट इज नोन एज फ्रिक्शन। अब ये अलग अलग मेथड किस वजह से हमारे पास है, वो बेसिकली सबसे पहली बात कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हो तो क्या तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई चार्ज बॉडी है, अगर है तो फिर हम इन दो मेथड्स की बात करते हैं। तो आपके पास अगर चार्ज बॉडी है तो या तो कंडक्शन से जाओगे या इंडक्शन से। अब आपके पास चार्ज बॉडी है और आपको उसके चार्ज कम या ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो आप तरीका ले लो कंडक्शन। लेकिन आप चाहते हो आपके चार्ज बॉडी के चार्जेस डिस्टर्ब नहीं हो, तब हम तरीका यूज करेंगे इंडक्शन। लेकिन हमारे पास चार्ज बॉडी नहीं है, तब हम फ्रिक्शन की मदद लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो हम प्रोड्यूस करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे, तो वो तीन अलग अलग मेथड से, वो डिपेंड करता है कि आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कंडक्शन की बात। कंडक्शन में हम क्या करेंगे, सपोज मेरे पास कोई अनचार्ज बॉडी है, दिस इज अनचार्ज बॉडी, और एक मेरे पास चार्ज बॉडी है, तो ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी कंडक्टर की मदद से कनेक्ट करता हूँ, सपोज मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर था, मैंने कनेक्ट कर दिया, अब चार्ज फ्लो होंगे, लेकिन चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा और कितना फ्लो होगा, तो ये हमारे पास अब कंफ्यूजन है कि चार्ज का फ्लो किधर होगा। जैसे अगर मैं एक प्लस के साथ अगर इसको जोड़ता हूँ तब क्या होगा, और अगर मैं इसको एक नेगेटिव चार्ज बॉडी के साथ जोड़ता हूँ तब क्या होगा। क्या चार्ज दोनों केस में, जैसे सपोज मैं इसको ए स्फेयर मानूं और इसको मैं बी मानूं, इसको भी मैं ए मान रहा हूँ और इसको मैं बी मान रहा हूँ, तो क्या दोनों केस में ए से बी होगा या बी से ए होगा, तो अभी हमको कुछ भी नहीं पता। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो बताता है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा और कितना फ्लो होगा। तो हमको एक स्टेटमेंट याद रखना है, हमको क्या याद रखना है कि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेसिकली ना, इलेक्ट्रिक में नहीं लिख रहा हूँ, हायर पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये तो बता देगा कि भाई चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। अनटिल, कब तक फ्लो होगा, टिल बोथ द ऑब्जेक्ट्स get equal potential। ओके, क्या both the objects acquire same potential। सो इस स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। इसके दो पार्ट है, पहला पार्ट बता रहा है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, और दूसरा चार्ज बता रहा है कि, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बताता है कि कब तक फ्लो होगा। तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टिल बोथ द ऑब्जेक्ट्स एक्वायर सेम पोटेंशियल। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास पहला डाउट आता है कि ये पोटेंशियल क्या है ना, ये पोटेंशियल क्या क्वांटिटी है। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए मैं हम एक्चुअली लिक्विड के फ्लो से बहुत अच्छी तरह परिचित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम डेली लाइफ में उसको देखते हैं। तो मैं वाटर का एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करूंगा। सपोज मेरे पास एक यू ट्यूब है, ओके, अनइवन क्रॉस सेक्शन एरिया की, ये जो राइट हैंड साइड पर जो इसका लिम्ब है उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, और लेफ्ट हैंड साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, ठीक है। ओके, मैंने बीच में एक स्टॉपर लगा दिया और मैं इसमें अलग अलग लेवल पे वाटर फिल कर लेता हूँ। सपोज इसमें मैं वाटर का लेवल थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ, लेकिन वाटर का लेवल ज़्यादा है लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर कम है, और यहाँ पर मैं वाटर का लेवल कम रखूँगा लेकिन यहाँ अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए सपोज यहाँ ले लो, यहाँ पर 6 लीटर ऑफ वाटर है मेरे पास, लेकिन इसकी जो ग्राउंड से हाइट है वो मान लेता हूँ मैं 2 मीटर, ओके। और यहाँ पर मैं सपोज कर रहा हूँ कि हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज 8 मीटर एंड लेट अमाउंट ऑफ वाटर बी 4 लीटर, ओके। तो ये मेरे पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया बी, या लिंक का नाम मैंने रख दी। तो अगर मैं इस स्टॉपर को खोलता हूँ तो वाटर का फ्लो क्या अमाउंट ऑफ वाटर डिसाइड करेगा?
मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, मतलब बी से ए जाएगा, या हाइट ऑफ वाटर कॉलम डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो हाइट ऑफ वाटर कॉलम है, एक्चुअली हाइट की जगह ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर हम मैं सीधे शब्दों में बात करूं कि जो वाटर है वो हायर हाइट से लोअर हाइट तक जाएगा टिल बोथ द वाटर कॉलम एक्वायर सेम हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं, वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट टिल बोथ द कॉलम एक्वायर सेम हाइट। तो देखो मैंने यहाँ पर जो टर्म पोटेंशियल है उसको किससे रिप्लेस कर दिया, हाइट से। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास इस फ्लूइड डायनेमिक्स में जो काम हाइट कर रही है, इट इज प्लेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, बिल्कुल ये वैसी क्वांटिटी है। अब अगली बात आती है कि भाई हमने यहाँ पर ये तो बोल दिया हायर से लोअर पोटेंशियल, लेकिन हायर किसको माने? तो कन्वेंशनली हमने पॉजिटिव चार्ज को हाईएस्ट माना है, उसके बाद फिर न्यूट्रल बॉडी का चार्ज आता है, और फिर सबसे लास्ट में नेगेटिव बॉडी का चार्ज आता है। तो अगर इस कन्वेंशन से देखूं तो मेरे लिए अब क्वेश्चन आसान है। मैं अगर कंपेयर करता हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव न्यूट्रल बॉडी है, और पॉजिटिव इज एट हायर पोटेंशियल देन न्यूट्रल, तो इट मींस चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी फर्स्ट केस में। सेकंड में अगर मैं देखूंगा तो न्यूट्रल इज एट हायर पोटेंशियल देन नेगेटिव, सो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। तो देखो पहले स्टेटमेंट ने हमारी मदद कर दी, उसने ये डिसाइड कर दिया कि चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो हायर से लोअर पोटेंशियल होगी, ओके। अब अगला क्वेश्चन आता है भाई कब तक हो गई, तो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। कब तक होगी इसको समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। उससे पहले मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कि आगे चलकर आएगा, लेकिन अभी हम उसका यूज करेंगे। सपोज मेरे पास कोई मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और इस पर कोई क्यू अमाउंट के चार्ज, तो इस स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा उसको हम एक कांस्टेंट के चार्ज क्यू अपॉन आर से बताएंगे। यानी मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय आर, ओके। इसको हम अब ध्यान में रखेंगे। अब सपोज मेरे पास एक स्फीयर है और उसका रेडियस है सपोज 2r, और एक स्फीयर और ले लेते हैं और इसका रेडियस हम ले लेते हैं r, कैपिटल R, और चार्ज का वैल्यू मैं इस पे मान लेता हूँ, मान लो 3q, और इस पर मैं मान लेता हूँ मान लो 2q, राइट। और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब सपोज मैं इन दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट करता हूँ एक कंडक्टर की हेल्प से। तो मैंने एक कंडक्टर की हेल्प से दोनों स्फीयर को कनेक्ट कर दिया। इस स्फीयर का नाम हम ए रख लेते हैं और इस स्फीयर का नाम बी रख लेते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, ए से बी या बी से ए। तो ये जानने के लिए मुझे पोटेंशियल देखना होगा। अगर मैं बी का पोटेंशियल देखता हूँ तो बी का पोटेंशियल आता है मेरे पास के 2q अपॉन आर, और अगर मैं ए का पोटेंशियल देखता हूँ तो वो आता है मेरे पास के 3q अपॉन 2r। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करूंगा तो के 1.5q अपॉन आर। तो यहाँ से क्लियर है कि पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए। सो अगर मैं बोलूंगा तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। यहाँ पर हम चार्ज को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का भी, अगर स्फीयर है तो यहाँ पर रेडियस का भी रोल है। अब अगला क्वेश्चन है कि भाई कितना चार्ज फ्लो होगा। तो मैं मान लेता हूँ लेट एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज फ्रॉम बी टू ए। तो हमने मान लिया लेट अमाउंट ऑफ चार्ज बी बी एक्स, ओके। तो अब बी से एक्स अमाउंट का चार्ज गया तो इसके पास बचा कितना होगा, इसके पास अब बचेगा 2q माइनस एक्स, ओके। अब एक्स अमाउंट इसके पास गया तो चार्जिंग के पास इसके पास कितना हो जाएगा 3q प्लस ए। अब चार्ज का फ्लो होना कब रुका, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, है ना। तो हमने मान लिया कि भाई एक्स अमाउंट फ्लो होने के बाद ये फ्लो रुक गया। तो इसका मतलब अभी जैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो ए स्फीयर का पोटेंशियल होगा इट मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, है ना, तभी तो चार्ज का फ्लो रुकेगा। तो अगर मैं ए का पोटेंशियल देखूं तो इट इज के 3q प्लस एक्स बाय 2r एंड इट इज इक्वल टू के इंटू 2q माइनस एक्स बाय आर। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जो कॉमन टर्म्स है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो के टू के कैंसिल हो जाएगा, आर टू आर भी कैंसिल हो जाएगा,
हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बचेगा 3q प्लस एक्स इक्वल टू 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे टर्म को, तो ये हो जाएगा 4q माइनस 2x। ओके, हम क्वांटिटी को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2q को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो ये हो जाएगा 3x, और 3q को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा q। तो हम पाएंगे जो x का वैल्यू है इट इज q बाय 3। ओके, तो इसका मतलब b से a तक टोटल q बाय 3 अमाउंट का चार्ज फ्लो था। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में देखो तो चार्ज कितने हो गए इसके पास, 3q प्लस q बाय 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10q बाय 3। दिस इज अमाउंट ऑफ चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास चार्ज हो जाएंगे 2q माइनस q बाय 3 विच इज इक्वल टू 5q बाय 3। ओके, तो यहाँ हमने देख लिया कि चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है और कितना होता है, ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का फर्स्ट वे विच इज नोन एज कंडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम तरीका तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई चार्ज बॉडी नहीं होती। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी पेयर लेंगे सुटेबल ऑब्जेक्ट्स का और एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे। अभी जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ग्लास रॉड ले लेते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में टाइप्स में डिस्कस किया था। तो ये मेरे पास ग्लास रॉड है और हम कोई सिल्क क्लॉथ ले लेते हैं। ओके, अब जब मैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं तो उससे हीट जनरेट हो रही है, और जो ये हीट जनरेट होती है देखो कोई भी सब्सटेंस हो वो एटम से बना होता है, और एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसा सिल्क क्लॉथ के साथ भी होगा, इसका न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब जब इस हीट एनर्जी को एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो जंप करके हायर ऑर्बिट्स में आ जाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के साथ उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक हो जाता है, ऐसे यहाँ पर भी होगा। लेकिन अगर मैं सिल्क क्लॉथ और ग्लास के न्यूक्लियस को कंपेयर करूं तो सिल्क क्लॉथ का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा के रखता है, तो वो न सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज होने से बचाता है बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के जो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स है उनको भी अट्रैक्ट करके सिल्क क्लॉथ पे लाते हैं। तो इस प्रोसेस में इसलिए हम सुटेबल पेयर्स की बात करते हैं, उनके न्यूक्लियर के जो अट्रैक्शन फोर्स है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और सिल्क क्लॉथ ने गेन किए। तो सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो गई क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। तो फ्रिक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या देखते हैं, इसमें हम स्टेटमेंट एक ध्यान रख सकते हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ। When two suitable objects are rubbed against each other, then electrons from one object will transfer to another object thus both the objects get equal and opposite charges. ओके, तो इस तरह से हम फ्रिक्शन की मदद से ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है इंडक्शन। इंडक्शन बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है
तो पहले हम डिफाइन समझ लेते हैं और फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। सपोज मेरे पास एक मेटेलिक स्फीयर ले लो, मैं इंसुलेटर भी ले सकता हूँ, लेकिन उसके केस में ये फिनोमिना इतना डोमिनेंट हमको नहीं दिखेगा, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो हमने कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, उसको हमने एक इंसुलेटर स्टैंड पर रखा। तो ये जो हमारे पास स्टैंड है वो ओके, और ये मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, अब इसके पास में कोई एक चार्ज बॉडी लाता हूँ, सपोज एक रॉड लाया विच इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली भी ला सकता हूँ। तो जब मैं पॉजिटिवली चार्ज लाऊंगा तो कंडक्टर के पास एक्चुअली बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए आयरन के एटम्स जब पास में आकर के इस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करते हैं, वो एक सब्सटेंस पूरा फॉर्म करते हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड बनने से अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर ऑर्बिट्स में चले जाते हैं और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उनके ऊपर वीक हो जाता है। ठीक, अब उनके ऊपर किसी एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता, बल्कि सभी का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और वो पूरे कंडक्टर में ठीक उसी तरह से मूव कर सकते हैं जैसे कि एक रूम के अंदर एयर का मॉलिक्यूल मूव करता है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़े अमाउंट में होते हैं, लेकिन इंसुलेटर की बात करें या तो उनके पास होते नहीं है या बहुत कम अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो अभी हम कंडक्टर लाए, तो इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेंगे, वो अभी वैसे तो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे और हमको कहीं पर भी कोई चार्ज अपीयर नहीं हो रहा था सरफेस पर, लेकिन अब वो क्या होंगे, वो इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो इधर पाइल अप हो जाएंगे, और जहां से वो निकल निकल के आ रहे हैं वहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी चार्जेस की, तो दूसरा वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट था हमारे पास, उसके चार्जेस अब रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, पोलराइज हो गए, बेसिकली एक एंड उसका पॉजिटिव पोल हो गया और एक एंड उसका नेगेटिव पोल हो गया। तो ये जो फिनोमिना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी, इसी को हम इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इंडक्शन क्या है, इट इज फिनोमिना ऑफ redistribution of charges of a body in the presence of a charged body, another charged body near to it is called induction. ओके, तो ये हो गया एक्चुअली इंडक्शन बेसिकली है क्या। अब इंडक्शन से हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं वो बताता हूँ, वो हम स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो स्टेप नंबर 1, इसमें हमने क्या किया, जिस भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना था उसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देना है। तो सपोज मुझे मेटल को चार्ज करना था, किसी मेटल के स्फीयर को चार्ज करना था, तो मैंने उसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड वुड पे रख दिया मान लो, और मैं चाहता हूँ कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाओ, और अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाओ। अब जब हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एंड पर पाइल अप हो जाएंगे, और जहां से वो चले गए वहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो बॉडी ऐसे पोलराइज हो जाएगी। तो दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब इस बॉडी को यहीं पे प्रेजेंट रखेंगे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके अट्रैक्शन से यहीं पे रहे,
हमने इसको ग्राउंड कर दिया, है ना, ग्राउंड से जोड़ दिया, इसको अर्थिंग भी बोलते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ग्राउंड जीरो पोटेंशियल का काम करता है। ऐसा मान सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन का रिजर्वायर भी है और ये उसका सोर्स भी है। तो ये लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को रिजर्व भी स्टोर भी कर सकता है। तो हुआ क्या कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे ग्राउंड में चले गए। अब इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यों नहीं आ पा रहे इलेक्ट्रॉन ऊपर, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रही है। ओके, अब हम स्टेप नंबर 3 पे बात करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ग्राउंड से कनेक्शन हम हटा देंगे, लेकिन अभी हमको पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, ये जो चार्ज बॉडी है इसको भी सामने रखना है। तो ये हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज हमारे सामने है। ओके, हमने ग्राउंड से कनेक्शन काट दिया। अब स्टेप 4 में हम इस चार्ज बॉडी को भी हटा देंगे यहाँ से। तो हमने इस चार्ज बॉडी को यहाँ से हटा दिया। तो इसके हटाते से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर ये कंडक्टर है तो, है ना। इंसुलेटर है तो तब ऐसा नहीं होगा, इंसुलेटर में लोकलाइज रह जाता है चार्ज, लेकिन कंडक्टर के केस में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम इंडक्शन के थ्रू ऐसे चार्ज कर सकते हैं। अब इस पर बेस तुमको कंपटीशन में या तुम्हारे स्कूल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो एक एग्जाम्पल देखते हैं। कि मान लो मेरे पास दो मेटेलिक स्फीयर्स है। ओके, दोनों का रेडियस अलग अलग है। मैं एक को ए ऑब्जेक्ट नाम दे रहा हूँ और एक को बी ऑब्जेक्ट नाम देता हूँ। ओके, रेडियस ऑफ ए इज आर एंड रेडियस ऑफ बी इज 2r। ओके, और इनको हमने कोई इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी लाएंगे। मान लो मैंने एक प्लस चार्ज बॉडी लाया। तो ओके, ऐसा करने से पहले हमको पहले जानना होगा कि इंड्यूस चार्ज होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन से पहले हम एक इंड्यूस चार्ज की बात कर लेते हैं कि इंड्यूस चार्ज कितना प्रोड्यूस होता है। तो ये सपोज अभी हमने जो पिछला एग्जांपल देखा, ठीक है, अब मान लेते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और मैं कोई इसके पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज का ऑब्जेक्ट लाता हूँ। ओके, ऐसा करने से यहाँ पर एक चार्ज इंड्यूस होगा और उसका इंड्यूस का अपोजिट चार्ज दूसरे एंड पर इंड्यूस होता है। तो इस इंड्यूस चार्ज और चार्ज बॉडी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वो हम जान लेते हैं। ये जो इंड्यूस चार्ज होगा इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्यू 1 - 1/k। अब यहाँ पर k जो है वो हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि हमको सॉल्व करने में मदद करेगी। k जो होता है इट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है इसके बारे में हम आगे आने वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। इसका जो वैल्यू होता है वो लाई करता है 1 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में। 1 वैल्यू इसका एयर या वैक्यूम के लिए है, और इनफाइनाइट वैल्यू इसका मेटल के लिए। एग्जाम्पल के लिए वाटर के लिए इसका वैल्यू 80 के आसपास होता है, लगभग 80 या 81 के आसपास होता है, तो हम ये ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग मटेरियल्स के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। तो ये तो रिलेशन हुआ कि कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर हम मेटल का केस लें तो मेटल के लिए इनफाइनाइट है, 1/इनफाइनाइट इज 0। तो मेटल के केस में अगर हमारे पास सपोज मेटल है, तो मेटल के केस में जो इंड्यूस चार्ज होगा it is negative of charge of body which is brought near to the object। ओके, तो हमको यहाँ पे ये यूज करना है। तो सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, उस पर चार्ज थे 10 माइक्रोकुलम। ओके, कुलम यूनिट है चार्ज मेजर करने की और माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। हम इसके पास में लाए और अभी इसकी प्रेजेंस में ही हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। ऐसा करके हमने क्या करा, अब जब हम लाएंगे तो यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा -10 माइक्रोकुलम क्योंकि मेटल है, और इस वाले एंड पे हो जाएगा +10 माइक्रोकुलम। ओके, अब अगर इस चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में ही हम इन दोनों स्फीयर्स को अलग कर देते हैं, ये हमारे पास वो चार्ज बॉडी है 10 माइक्रोकुलम, और मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में इन दोनों को सेपरेट कर दिया, राइट। तो ये मेरे पास ए स्फीयर और यहाँ मेरे पास बी स्फीयर।
ठीक है। तो ए स्फीयर पे हमारे पास चार्जेस थे -10 माइक्रोकूलम, ओके, और बी पर थे हमारे पास +10 माइक्रोकूलम। ठीक है, सेपरेट कर दिया, दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो गए इंडक्शन की मदद से। अब हमने क्या करना है, एक थर्ड मेटेलिक स्फीयर लाना है जिसका रेडियस आर हो, इसको हम सी नाम देंगे, ये अनचार्ज है। इसको मैं पहले कनेक्ट करूंगा, टच करूंगा ए के साथ, और उसके बाद ये हो गया फर्स्ट, मैं आई विल कनेक्ट स्फीयर ए सी विद स्फीयर ए, देन आई विल कनेक्ट दिस स्फीयर टू बी सेकंड। इसके बाद तो अब हमको फाइनली पता करना है कि तीनों ऑब्जेक्ट पर फाइनल चार्जेस कितना है, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जब व्हेन ए एंड सी आर इन कांटेक्ट, तो ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास सी है, राइट। इसके पास था -10 माइक्रोकूलम, ए के पास जो चार्ज है इट इज -10 माइक्रोकूलम, और सी अनचार्ज था। तो ऑब्वियसली जो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम सी टू ए, क्योंकि सी न्यूट्रल है तो इट इज एट हायर पोटेंशियल। तो हम मान लेते हैं कि सी से ए तक कोई एक्स अमाउंट का चार्ज फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ए का पोटेंशियल हो जाएगा, ए के पास +x अमाउंट के चार्ज आ गए और इसका रेडियस आर, इसका पोटेंशियल ये हो गया। सी का पोटेंशियल हो जाएगा, इसने x चार्ज के अमाउंट लूज किए तो -x, और इसका भी रेडियस आर है। इसमें से हम कॉमन टर्म्स को कैंसिल आउट कर देंगे, तो k टू k कैंसिल एंड r टू r कैंसिल, ओके। तो यहाँ हमको मिलेगा -10 + x इक्वल टू -x, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 10 और x का वैल्यू आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम, ओके। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद फाइनली देखें ए के पास बचते हैं, क्योंकि इसके पास +5 माइक्रोकूलम आए, तो -10 + 5 -5 माइक्रोकूलम, तो ये तो हो गया ए पर चार्ज। और सी पर अब कितना हो गया, सी पर भी हो गया -5 माइक्रोकूलम, इसने 5 माइक्रोकूलम चार्ज ए को ट्रांसफर कर दिया। अब हमें सी को कनेक्ट करना है विथ बी, ओके। तो अब हम बी को ले आते हैं, और बी पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है इट इज +10 माइक्रोकूलम, राइट। हम इनका कनेक्शन करते हैं। तो अभी मैं देखूं तो बी के प्लस पास पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस इट इज एट हायर पोटेंशियल देन सी। So let x amount of charge flows or transfer from B to C. तो जब x अमाउंट ये ट्रांसफर कर देगा तो इसके पास बचेगा 10 - x, और C के पास हो जाएगा -5 + x। अब इनके पोटेंशियल सेम हो जाने चाहिए, तो पोटेंशियल ऑफ C इज k -5 + x upon r, and potential of B is k 10 - x upon 2r, because radius of B is 2r, or it must be equal. Now we will cancel out the common terms and we'll cancel out k to k and r divided by r, okay. Now cross multiply both the sides, we will get 2 times of 5 - 10 plus 2x equal to 10 - x, okay. So 3x is equal to 20. So amount of charge which is transferred from B to C is 20 by 3 microcoulomb, okay. So after redistribution, the amount of charge on C is -5 plus 20 by 3, which is equal to 5 by 3 microcoulomb. So this is amount of charge finally on C, and B has 10 minus 20 by 3, which is equal to 10 by 3 microcoulomb. So final charge on A is -5 microcoulomb, and on B is +10 by 3 microcoulomb,
and on C is plus 5/3 microcoulomb. Okay, so इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इंडक्शन के केस में। तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के डिफरेंट मेथड्स देख लिए। हमने सबसे पहले कंडक्शन देखा, फिर फ्रिक्शन देखा, और फिर हमने फाइनली इंडक्शन के थ्रू देखा। ओके, इसके बाद हम लोग अब इस टॉपिक में जहाँ तक जा चुके हैं, जो टॉपिक हमने कवर कर लिए, हमने डेफिनेशन देख ली, हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कब बोलेंगे, कितने टाइप के होते हैं वो देख लिए, और चार्ज के प्रोड्यूस करने के प्रोडक्शन के तरीके क्या क्या है। अब हम बात करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो ऑब्जेक्ट के पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन, next is conservation, and third is additivity. एडिटिविटी बेसिकली कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसका सीधा सा जो पर्पस है वो ये बोलने का कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन? देखें, इसका जो मैं पहले पर्पस समझाता हूँ। सपोज हमारे पास कोई मेटल का स्फीयर है, मैं इसको चार्ज करना चाहता हूँ, सपोज पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूँ, तो या तो मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, या मैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। इससे मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकाल सकता, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब इसमें जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो क्वांटाइजेशन का जो सीधा सा अगर हम बात समझे तो वो ये बोलता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी is integral multiple of charge on an electron. इसका मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन बताएं, सपोज किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है उसका वैल्यू q है, सो q इक्वल टू एन। ओके, यहाँ पर n जो है वो 0 ±1 ±2, यहाँ प्लस कब लेगा नेगेटिव कब लेगा वो भी बताता हूँ मैं, so on, and charge on electron is -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, प्लस हम कब लेंगे जब हम चार्ज उसमें ऐड करेंगे, और नेगेटिव हम तब लेंगे जब हम ऑब्जेक्ट से चार्ज निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैंने किसी ऑब्जेक्ट से कोई 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो इस पे चार्ज कितना होगा? तो n हमारे पास कितना हो गया 1000, ठीक है। हमने चार्ज निकाले तो इसको हम नेगेटिव साइन देंगे, सो q इक्वल टू -1000 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज हो जाएंगे हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। ओके, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेसिकली क्वांटाइजेशन क्या होता है वो समझाता हूँ। क्या खाली चार्ज ही क्वांटाइज है? नहीं, ऐसी कई फिजिकल क्वांटिटी है जो क्वांटाइज है। क्वांटाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हर पॉसिबल वैल्यू नहीं ले पाए, बल्कि किसी एक मिनिमम वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल ले पाए, तो हम ऑब्जेक्ट को चार्ज बोलते हैं, क्वांटाइज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन विच इज ऑर्बिटिंग और रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हर पॉसिबल वैल्यू नहीं ले सकता, वो सिर्फ h/2π का इंटीजर मल्टीपल ही ले सकता है ना। यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है और n की वैल्यू या तो हो सकती है 1, 2, 3, यानी 1.5 नहीं हो सकती। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज है, हर पॉसिबल वैल्यू नहीं ले सकता है। ऐसे ही
कई और फिजिकल क्वांटिटी है जो क्वांटाइज होती है, राइट। मतलब सीधी सी बात है, कोई फिजिकल क्वांटिटी हर पॉसिबल वैल्यू नहीं ले पा रही, बल्कि किसी एक मिनिमम वैल्यू का ही वो इंटीग्रल मल्टीपल ले पा रही है, तो उसको हम क्वांटाइज बोलेंगे, राइट। तो चार्ज एक क्वांटाइज फिजिकल क्वांटिटी है। अब क्वांटाइजेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी अगर बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तब मैं क्वांटाइजेशन लेने का कोई इतना पर्पस नहीं होता है। बेसिकली मास भी क्वांटाइज है, लेकिन क्योंकि मास मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाता है, तो हम जनरली उसकी क्वांटाइजेशन की बात नहीं करते। नेक्स्ट बात है कंजर्वेशन। ओके, अब और कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो हम उसको कंजर्व बोलते हैं। तो चार्ज एक कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब सपोज मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में कोई ऑब्जेक्ट रख दूं जिस पर चार्ज हो +10 माइक्रोकूलम, और मैं आज इसको कोई 2 साल बाद खोलूं, तो भी ये मेरे को सेम मिलेगा। तो मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होता। अगर हम सीधे शब्दों में बोलें, तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन कांस्टेंट। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। सपोज एक आइसोलेटेड सिस्टम लो, इसमें हम एक ग्लास रॉड ले लें और एक सिल्क क्लॉथ ले लें। ओके, तो मैंने इसमें एक ग्लास रॉड ले ली और एक सिल्क क्लॉथ ले लिया। ठीक है, अभी मैंने इनको आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रब नहीं किया, तो इनिशियली इस सिस्टम में जो चार्ज का वैल्यू इट इज 0। अब सपोज मैं इनको एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर देता हूँ, और रब करने के बाद इन पे जो चार्ज का वैल्यू आ गया, सपोज ग्लास रॉड पे आ गया +2 माइक्रोकूलम, और सिल्क क्लॉथ पे आ गया -2 माइक्रोकूलम। तो अगर हम फाइनली भी देखें, तो टोटल चार्ज +2 -2 कितना है, 0। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते और ना उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, तो ये कंजर्वेशन हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी को एक्चुअली प्रॉपर्टी काउंट करना तो ठीक नहीं है, ये बस खाली इस पर्पस को समझाने के लिए कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो सपोज जैसे एक मेरे पास मेटेलिक स्फीयर है, मैं इस पे पहले 10 माइक्रोकूलम चार्जेस डालता हूँ, फिर मैंने इसमें सपोज डाले -6 माइक्रोकूलम, फिर मैंने इस चार्ज को दिए मान लो +20 माइक्रोकूलम। तो अब अगर कोई पूछता है कि इस पे टोटल चार्ज कितना है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, +10 -6 +20, और बोल देता हूँ इतना माइक्रोकूलम। मैंने सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया, तो 30 - 6 कितना हो गया, +24 माइक्रोकूलम, है ना। तो चार्ज एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, तो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम सीधे शब्दों में क्या बोलेंगे, बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कैन बी added or subtracted algebraically। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा चार्ज के ऊपर स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम जानते हैं मास तो स्पीड के साथ बदल जाता है। आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है, मूविंग मास इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन 1 - v²/c²। मीन्स मास बदल सकता है। अगर तुम ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड से चलाओगे तो उसका मास चेंज हो जाएगा, लेकिन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी ऑन चार्ज। तो चार्ज स्पीड से अनअफेक्टेड रहता है। और इसके अलावा जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने पर भी चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटेशन का भी चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इनवेरिएंट रहता है ना। रोटेशन के लिए भी इनवेरिएंट है और चेंज ऑफ फ्रेम रेफरेंस के लिए भी इनवेरिएंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज को मेजर काय में करें। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम है,
और बेसिकली अब हम इन दिनों सिर्फ SI यूनिट की हम बात करते हैं, CGS और ESU यूनिट या दूसरी कोई यूनिट अब जनरली काम में नहीं आती। फिर भी CGS या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है वो स्टेट कूलम है, और एक बहुत पहले जो यूज होती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट विच इज एप कूलम। और इन तीनों के बीच में जो सबसे बड़ा यूनिट है वो एप कूलम है, और 1 एप कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम, एंड 10 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻10 स्टेट कूलम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे पता लगे कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, क्योंकि सिर्फ देखने से तो हमको चार्ज का पता नहीं लगेगा, तो इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे। तो डिटेक्शन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, अब तो खैर हमारे पास बहुत मेथड है, लेकिन पहले एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास यूज में आता था, अभी भी यूज में ले सकते हैं लेकिन हम जनरली अब लेते नहीं है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, अगर हम उसमें गोल्ड लीफ का यूज करते हैं तो हम इसको बोलेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। हमारे पास एक वुडन बॉक्स है, और उसके अंदर एक यहाँ पर एक ग्लास का विंडो है, और इसमें हमने क्या करा, एक मेटल का रॉड इंसर्ट कर दिया, ऊपर मेटल का कैप है, और नीचे एक गोल्ड की लीफ है ना। गोल्ड इसलिए लिया क्योंकि इसकी मेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये इसका वेट मास कम हो जाएगा, तो ये आसानी से मूव कर सकती है। ठीक है? अंदर वैक्यूम क्रिएट किया हुआ ताकि एयर डिस्टर्ब ना करे चार्जेस को। अब जैसे ही हम कोई चार्ज बॉडी लाएंगे, सपोज मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाया, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर मेटल का है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, अब जहां से आएंगे वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये जो मेटल की स्ट्रिप और रॉड दोनों पॉजिटिवली चार्ज होगी तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो यहाँ पर हम एक डाइवर्जेंस देखेंगे। तो अगर मेटल स्ट्रिप डाइवर्ज होती है रॉड से अवे, तो हम समझ जाते हैं इसके पास हम कोई चार्ज बॉडी लाएं। यहाँ पर डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस वो अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करती है, तो इससे हमको पता लग जाता है कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। ओके, तो बेसिकली हमने चार्ज के बारे में सारी बातें कंप्लीट कर ली। अगर हम देखें, हमने बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्टडी करेंगे, तो उसका कॉज हमने चार्ज देखा था, चार्ज को डिफाइन कर लिया, कितने टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन के वे देख लिए, प्रॉपर्टीज देख ली, नापेंगे काय में वो देख लिया, डिटेक्ट कैसे करेंगे। ओके, तो आज के चैप्टर में, आज का जो क्लास है या आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, उसमें बेसिकली हमने चार्ज को कवर किया है। ओके, सो होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक विद्या विजन की तरफ से प्रेजेंटेशन था। थैंक यू।